स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के एक नए वीडियो लेक्चर में। और हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 8 करने वाले हैं और ये लगभग अंतिम चैप्टर होगा। कुछ टॉपिक छूटेंगे जो मैं बाद में कवर कर दूंगा। तो आज का पहला टॉपिक होगा हमारा कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा टॉपिक होगा हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा टॉपिक होगा हमारा हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आज का हमारा चौथा टॉपिक होगा इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कैलकुलेट करने सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। ये मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो होता है वर्क डन पर सेकेंड, यानी कि वर्क डन बाय टाइम होता है। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि जितना हम लोग एनर्जी देते हैं वो आउटपुट में किसी न किसी रूप में मतलब आउटपुट में हमको मिलेगा। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। यानी हम जितना वर्क डन करवाएंगे उतना एनर्जी क्या होगा, हम जितना वर्क डन करवाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम करेगा। तो चलिए अब चलते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू W/T होता है, यानी कि ये वाला फार्मूला। तो अब इसी के ऊपर अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है W/T और यहाँ पे हम इसके जगह पे एक्सचेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे वर्क डन के जगह पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, यदि दोनों इक्वल है तो हम इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख सकते हैं कि P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, EEC हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, या देखते हैं लिखने का EEC ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, तो बाय टाइम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे P इज इक्वल टू वर्क डन की जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये है E बाय टाइम। तो हमको यही निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम टॉपिक डालें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो ये यहीं छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, यानी पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है हमको, तो क्या निकालेंगे, P इंटू T फार्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, तो ये पावर पे और कितना टाइम वो चला तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी पावर रेटिंग क्या है और उसको कितना टाइम, यदि ये एक कोई बल्ब है यदि 9 वाट का, वो कितना टाइम जला और इसका कितना वाटेज है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर जो है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में यदि आपने देखा होगा तो बताया था कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर, KWH, किलो वाट आवर, ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI कॉमर्शियल यूनिट में। अब हम इसको किलो वाट क्यों यूज करते हैं, हमने तो पढ़ा था कि इसको जो है एनर्जी को हम लोग जूल में नापते हैं, जूल पर सेकेंड, यानी वाट में नापते हैं, इसमें नापते हैं वाट में। लेकिन किलो वाट आवर का तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है जिसको हम जूल में नापने में बहुत ही दिक्कत होती थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसका ईजाद किया किलो वाट आवर, जो कि कॉमर्शियली जो फैक्ट्री सब में या बड़े बड़े कारखानों में जो यूज होता है वो किलो वाट आवर यूज होता है। और जूल जो है स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता था, ये लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है किलो वाट आवर। जूल का लार्ज अमाउंट पर यूज जूल का जो है लार्ज अमाउंट पर यूज करना जो है इनकन्वीनियंट माना जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलो वाट पर आवर। और किलो वाट आवर क्या है, बिगर यूनिट है, वाट क्या है स्मॉलर यूनिट है, वहीं किलो वाट आवर क्या है, बिगर यूनिट है। 1 किलो वाट मतलब कितना हुआ, 1 किलो वाट आवर मतलब कितना हुआ कि मैंने बताया था कि एक KWH बराबर कितना होता है, किलो मतलब 1000 और 1000 और वाट, ये हुआ कितना होता है उसका यूनिट। अब हम लोग देखेंगे कि किलो वाट और किलो वाट में क्या रिलेशन है, रिलेशन है किलो वाट में, वाट और किलो वाट में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो 1 KWH इज इक्वल टू 1 KWH फॉर आवर, 1 घंटा के लिए होगा तो वो किलो वाट आवर है, तो क्या होगा KWH, यानी कि किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट 1 घंटे के लिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये 1000 वाट पर फॉर आवर होगा, फॉर 1 आवर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका बताए थे कि वाट का क्या होता है 1000 जूल पर सेकेंड, यदि मैंने पिछले क्लास में आपने देखा होगा तो बताया था जूल पर सेकेंड होता है। और 1 घंटे को यदि इसका जो SI यूनिट था वो था सेकेंड, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 60, तो ये हो गया 3600 सेकेंड। तो कितना हो गया 3600, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 3600 और ये 3 0, 1 2 3, तो 36 लाख वाट हो गया। कितना हो गया 36 लाख जूल, सॉरी वाट का 36 लाख जूल हो गया। तो ये 1 किलो वाट इज इक्वल टू इतना जूल हो गया। और इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻�6। कैसे लिखे, इसको चेंज करना है आपको उम्मीद आता होगा, तो इसको इतना जूल भी कर सकते हैं। तो 1 किलो वाट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने हम लोग सीखेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। आपके घरों में जो बिजली जलती है इसी को कहते हैं 1 यूनिट, यानी 1 किलो वाट आवर हुआ तो वो 1 यूनिट हुआ, यानी कि 36 लाख जूल आपके घर में बिजली जला तो वो हो गया 1 यूनिट। तो स्टेप वाइज समझते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, तो हम लोग जो यूज करते हैं पावर, यानी कि कोई 10 वाट का पंखा है, कोई 20 वाट का, कोई 120 वाट का पंखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को जो है कि जो है ये वाट में होता है सब वाट में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलो वाट आवर में। किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे, ये करेंगे सबसे पहले। दूसरा जो स्टेप होगा हमारा इसमें क्या करेंगे कि कितना टाइम तक मेरा यूज हुआ। जैसे 10 वाट का पंखा जो है 2 घंटे तक यूज हुआ, तो उसको टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा जो हमारा स्टेप होगा कन्वर्ट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए,
और तीसरा जो आएगा ये हमारा सारा जो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा यूनिट में आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा यूनिट में। अब इस यूनिट को जो है जितना रुपया रेट है, यानी कि यदि 3 रुपया रेट से पर यूनिट से है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट को, जितना रेट है रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इससे 3 तरह का इफ़ेक्ट होता है। एक होता है हीटिंग इफ़ेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और तीसरा होता है केमिकल इफ़ेक्ट। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले मेनली वो पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा अगले चैप्टर में है, मैग्नेटिज्म में है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो अभी सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या है कि जब हीट कब होता है, जब जिसमें रेजिस्टेंस, हर मटेरियल में क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। तो जिसमें जो है रेजिस्टेंस होता है, तो जिस तरह मैकेनिकल फोर्स में घर्षण से जो है हीट प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से यहाँ भी जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो मेटल में जो घर्षण होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यहाँ क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, जो वर्क डन होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताए थे उल्टे दिशा में होता है। तो उल्टे दिशा में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में मूवमेंट, भी के अगेंस्ट में मूवमेंट होने के बाद जो वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। उसी से क्या होता है हीट होता है। तो इसको कर सकते हैं W=Q, यानी चार्ज का मूवमेंट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का मूवमेंट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। अब चलिए यहाँ से हम लोग, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो इससे निकालेंगे क्या होगा हीटिंग इफेक्ट, यानी H क्या होगा हमारा। तो Q बराबर IT बताए थे हम, या फिर आपको ये नहीं पता होगा तो ये ज़रूर पता होगा कि I बराबर Q/T। ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, कोई तो आप जरूर पढ़ेंगे, तो इसी का अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक और लगे, यहाँ पे ओम्स लॉ V बराबर IR हम बताए थे। या फिर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप ज़रूर ये पढ़ेंगे R बराबर V/I, ये ज़रूर पढ़ेंगे। तो हम लोग इसी चीज़ का अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो अब चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसको मिटाए थे तो फिर से उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है चार्ज, ये है वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जो चार्ज मूवमेंट होता है उस वही क्या कहलाता है, वर्क डन। तो इसी से क्या होता है, हीट होता है कोई भी कंडक्टर। तो इसका ये इक्वेशन 1 हुआ, इसमें अप्लाई करेंगे Q की, इसीलिए ये यहाँ था इसलिए इसके जगह पे QIT यहाँ पे लाए। तो Q बराबर क्या हो गया IT, या तो ये नहीं पता होगा आपको, ये जरूर पता होगा कि I बराबर Q/T। V बराबर I है, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, ये ओम्स लॉ का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे इसके जगह पे पुट करते हैं। तो इसके जगह Q बराबर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। तो इसके जगह क्या पुट करेंगे IT। V बराबर क्या पुट करेंगे, V बराबर IR। तो I इंटू T इंटू V बराबर IR। अब देखिए यहाँ से क्या निकला, I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, ये हो गया फार्मूला। और ये वर्क डन से क्या हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो H=I²RT, ये आपका फार्मूला है। तो हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, तो H=I²RT। तो इससे आप हीट निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ
हीटिंग इफेक्ट। आप उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि देखिए एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के आई स्क्वायर के, तो एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। या मतलब कि यानी ये 2 बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा, यानी ये 4 गुना बढ़ेगा। यदि ये डबल हुआ 2 टाइम्स हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ये 4 गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। तो एच हीट जो है 2 गुना बढ़ेगा तो जो है आई का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर बढ़ेगा, ये 2 गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। यानी कि हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एच बढ़ेगा तो एच जितना टाइम बढ़ेगा तो हीट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वायर में। यानी कि यहाँ पे बताया कि यदि हीट जो है दो गुना होगा तो ये जो है करंट का मान क्या होगा, 4 गुना होगा। यहाँ पे बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यदि 2 गुना होगा तो हीट भी 2 गुना होगा। यदि हीट 2 गुना होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। यानी यहाँ पे हीट यदि 2 गुना होगा तो यदि टाइम यदि डबल होगा तो हीट भी क्या होगा, डबल होगा। यानी कि जिस तरह से ये टाइम बढ़ेगा उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, हीट बढ़ेगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ आगे पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे एक नोटिस देना चाहता हूँ कि मंडे को ऑन डिमांड क्लास होगा। यानी आप जो टॉपिक देंगे उसी के ऊपर जो है मंडे को आपका लेक्चर आएगा और मैं उसी टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये डाल सकते हैं कि आपको मंडे को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और हम यदि कमेंट नहीं आएगा तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ यानी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप बोलें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कंडक्टर से रिलेटेड, जैसे सेमीकंडक्टर्स क्या क्या हैं, टंगस्टन क्या है, नाइक्रोम क्या है, इस सब से रिलेटेड एक फैक्ट वीडियो यदि लाने बोलेंगे तो लाएंगे। और एक वीडियो हम लाने वाले हैं फार्मूला से रिलेटेड, कौन कौन से फार्मूला होते हैं उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 शॉट फार्मूला होगा, 1 शॉट फार्मूला वीडियो हम डालने वाले हैं। कल होगा तो ये 1 शॉट फार्मूला वीडियो ही डालेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।